God. Ah, wait. So we got 84 people right now. Good. Okay. So before starting, let's hear it from you guys कि आप लोग कहाँ से हो and आप लोग बिगनर हो या फिर थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में पता है. जस्ट टू गेट एन आइडिया कि मतलब मैं किससे बात कर रहा हूँ या फिर किन लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ. Whether you are a beginner or you are what kind of stage you are in, maybe mid level. Okay, Maharashtra, Rajkot, Ludhiana, 2 month beginner. Good. Started in the previous year. Pawan from Bangalore, intermediate, great. I'm from Maharashtra. Mummy, Karnataka, beginner. Okay. Don't know about the stages. Okay, so you're quite beginner. Okay. So I'm aware of the market doing swing trading. Okay, swing trading, great. Learning stage from Andhra, good. I'm from Noida, trading last 3 months, good. Great. So we got people from all over the India, Gujarat, and mostly from Gujarat and Mumbai. So that's obvious. Basically, Gujarat or Mumbai में सबसे ज़्यादा demat accounts हैं. So that's great. Started previous year from Bangalore, good. What is the duration of this webinar? I didn't set the duration, but जब तक खत्म होगा तब तक खत्म होगा. मैंने ड्यूरेशन को सेट नहीं किया है. जितना मैं दे सकता हूँ आज के दिन में उतना मैं ट्राई करूंगा कि आई कैन गिव यू. Satya from Haryana, trading from 5th month. Okay, great. So I live in Gurgaon also. I only live in Gurgaon basically. Sorry. So thank you for giving your introduction. Let's jump into the session और समझते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं and what are the things which are going to focus today. So my intro, first of all, let me tell you कि मैं कौन हूँ and what I do. So basically my name is Siddhant and I'm a trader by passion and by education I'm an engineer. मैंने engineering करी है 4 साल की, जिसका कोई मतलब नहीं हुआ है basically. तो उसके बाद फिर trading में interest आया था, तो I started trading. From past 5 years I am trading and now I'm teaching also to people. जो मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था उस टाइम पे काफी प्रॉब्लम आई थी. काफी चीजें थी जो समझ में नहीं आती थी. कहीं आपको कुछ एक ढंग का कोर्स या ढंग की नॉलेज नहीं मिलती थी. तो आई स्टार्टेड शेयरिंग माय नॉलेज जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 साल पढ़ के कुछ चीजों से डेवलप किया था. तो मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में शेयर करना शुरू किया लोगों के साथ. पीपल लव्ड इट एंड राइट नाउ वी आर फैमिली ऑफ 43K फॉलोअर्स आई थिंक ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे भी मैं थोड़ा बहुत एक्टिव रहने लगा हूँ. एक्चुअली इतना बड़ा नहीं है यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म मेरा भी, लेकिन स्टिल आई एम एक्टिव देयर. ओके, सो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट. ठीक है, और उससे भी सबसे बड़ा सवाल, उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल कि व्हाई टू इवन स्टार्ट ट्रेडिंग, मतलब करना ही क्यों है. सिंपल सी बात है, अगर आपकी जिंदगी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप जॉब कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, घर वाले पैसे दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको एक जॉब से नॉर्मल इनकम मिल रही है, आपके खर्चे चल जा रहे हैं, तो आखिर ट्रेडिंग स्टार्ट ही क्यों करनी, बिना मतलब का एक टेंशन क्यों पालना. ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा. अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं, आप अपना जो कर रहे हो करते रहो. तो ट्रेडिंग स्टार्ट ही क्यों करनी है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, और आज मैं सिर्फ 2 मेजर रीजन की बात करूंगा. देने के लिए हजारों रीजन है मेरे पास, लेकिन जो सबसे बड़े 2 रीजन हैं आज हम उनकी बात करेंगे. ठीक है, उससे पहले मैं कुछ चीजें पूछना चाहूंगा आपसे. आई एम होपिंग कि यहाँ पे जितने लोग भी हैं, आई एम अज्यूमिंग कि जितने लोग भी यहाँ पे हैं वो टीनेज में होंगे या फिर आप अपने 20s में होंगे मोस्ट प्रॉब्ली. क्योंकि मेरी जो आप कह लो कि जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं फॉलो करते हैं, मोस्टली वो 20s में ही हैं या फिर लेट 20s में होंगे या फिर स्टार्टिंग 30s में होंगे. ठीक है, तो यही मोस्टली जनरल जनता होती है हमारे वहाँ जो भी सीखना चाहती है इन्वेस्टमेंट या फिर चीजें. ठीक है, तो आप जब 10 साल के थे या फिर 15 साल के थे, तो आई बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. और मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वही सामान लाना जाना करते हैं. ठीक है, अगर सामान कुछ खत्म हो गया वही लेके आते हैं, घर का सामान भी वही शॉपिंग करके लाते हैं. तो उस टाइम पे आप जब चीनी खरीदने जाते थे तो किसी को याद है क्या प्राइस हुआ करता था उस टाइम पे. जब आप शुगर बाय करने जाते थे तो किसी को याद है कि क्या प्राइस हुआ करता था उस टाइम पे चीनी का. कुछ
भी क्यों, पर केजी कितना होगा, मतलब आप ऐसे ही अंदाजा लगाओ पर केजी कितना होता होगा, क्या होता होगा? विकास भाई 10 साल पहले 40 रुपए किलो नहीं था। ठीक है, ओके। और आज की डेट में क्या प्राइस है? आज के डेट में मोस्टली लोग बता रहे हैं कि 15 से 20 रुपए पर केजी हुआ करता था, ठीक है। तो आज के डेट में उसका प्राइस क्या है चीनी का? राइट नाउ व्हाट इज द प्राइस ऑफ शुगर, मतलब पर केजी क्या मिल रहा होगा इस टाइम पे शुगर? ओके, तो आई विल एक्सप्लेन अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट विद दिस क्वेश्चन, तो प्लीज आप सोचो समझो और जवाब दो इसका। तो ठीक है, तो आज से 10 साल पहले 15 से 20 रुपए किलो चीनी था, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे। तो आज से 10 साल पहले 15 to 20 रुपीज पर केजी आपको शुगर मिलता था, जो कि एक नॉर्मल चीज है, एक बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। उसका प्राइस आज की डेट में 45 to 60 के बीच में कहीं वेरी करता है। अगर आप कोई सल्फर फ्री शुगर लेके आते हो तो और जाओगे, ब्राउन शुगर लेके आते हो तो और ज्यादा होगा। तो लेकिन हम एक ऑन एवरेज मान लेते हैं कि आपका 45 से 60 के बीच में लाई करता है कहीं, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो शुगर का प्राइस ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, ठीक है। 4 गुना बढ़ गया है चीनी का पैसा प्राइस, ठीक है। अब अगर आप बोलो कि उस टाइम पे 10 साल पहले आप 60 रुपए में 4 किलो चीनी ले आते, आज की डेट में 60 रुपए में आप 1 किलो चीनी लेके आओगे, इसका मतलब क्या हुआ? चीनी का प्राइस बढ़ा बढ़ा, साथ ही साथ अगर हम इसको देखें तो आपके पैसे की वैल्यू भी कम हो गई। आपके पैसे की वैल्यू भी तो कम हो गई। पहले आपको 60 रुपए में 4 किलो मिल रहा था, अब 60 रुपए में 1 किलो मिल रहा है, तो आपके पैसे की वैल्यू भी कम हो गई। इस पर्टिकुलर चीज को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो नॉर्मल, ये जो फिनोमिना है, इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए हैं तो उनकी वैल्यू आज से 5 साल बाद 1 लाख नहीं रह जाएगी। ऑल्दो आपको नंबर में वो 1 लाख दिखेंगे, बट उनकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। नंबर में आपको बिल्कुल 1 लाख दिखेंगे, ठीक है, मेरे खाते में 1 लाख पड़े हैं, वो आज भी थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्ट मिल गया, जो भी है हो गया होगा, लेकिन उनकी जो वैल्यू है एक्चुअली वो कम हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो आपको स्टार्ट करना चाहिए जिसके लिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब मान लेते हैं आज की डेट में, देखिए अगर हम सिंपल सी बात करें तो 7 से 8% का इन्फ्लेशन है। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो अगले साल उनकी वैल्यू 7% कम हो जाएगी, फिर अगले साल उनकी वैल्यू 7% कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप मान लेते हैं बैंक में पैसे रखते हो तो बैंक आपको कितना 4 से 5% का इंटरेस्ट देती है, ठीक है। ये नॉर्मल इंटरेस्ट है किसी बैंक का। तो स्टिल अगर आप खाते में रखते हो अपने पैसे, आपने 1 लाख रुपए अपने बैंक में रख रखे हैं, उसमें आपको 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, स्टिल आप अपने पैसे की 3% वैल्यू पर एनम लूज कर रहे हैं। ये देखने में समझ में नहीं आता है, आपको लगेगा ठीक है मेरे पास बैठा हूँ, मेरे पास पड़े हुए पैसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम चला लूंगा, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। 3% पर एनम उसकी वैल्यू कम हो रही है बिना कुछ किए। अगर आप इसको नहीं ध्यान दोगे तो पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहेगी और आप पैसे गेन नहीं कर रहे हो, आप पैसे लूज कर रहे हो बिना कुछ किए। दैट इज वाई यू शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, ताकि आपको उस पर रिटर्न ज्यादा मिले, ठीक है। जितने लोग भी हैं यहाँ पे, आपको पता है कि जो बिलियनियर्स होते हैं या फिर जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, उनको क्या, आपको क्या लगता है कि जेफ बेजोस के खाते में 100 बिलियन डॉलर या फिर 150 बिलियन डॉलर पड़े होंगे? आपको ऐसा लगता है? वो अगर इतने अमीर है तो उनको क्या लगा, आपको क्या लगता है कि बैंक अकाउंट में रख रखा होगा उन्होंने? नहीं, वो अपने बैंक्स में कभी नहीं रखते इतने पैसे। जितने भी बड़े प्लेयर हैं, जितने भी रिच पीपल हैं, वो उनका पैसा इन्वेस्टेड होता है, ठीक है। स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहेगा, कहीं डेट फंड में इन्वेस्टेड रहेगा, जहां जहां भी करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, वो खाते में नहीं रखते अपने पैसे। लेकिन एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो आप कह लो कि जॉब कर रहा है या फिर जिसको फाइनेंस के बारे में उतना नहीं पता है, उनके लिए सबसे बड़ी सेविंग क्या होती है कि अपने बैंक अकाउंट में रख दें। और सब उससे ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि एफडी करवा लें, ठीक है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या होती है उनके लिए कि वो एफडी करवा लें, बस और कुछ नहीं। लेकिन एक्चुअल में आपका एफडी में भी लॉस हो रहा है। अगर इन्फ्लेशन 7 से ऊपर निकल जाती है, 8% पहुंच जाती है, और आपको एफडी में अगर 7% रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आपका लॉस हो रहा है एक्चुअल में। और अगर नहीं भी निकलते इन्फ्लेशन, तब भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, पैसे आपके रखे होंगे, बस कोई मतलब नहीं उनका।
तो ये चीज आप ध्यान रखो, जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो आपको इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। अब लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना परसेंट लेना एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको? अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है, आप ये चाहते हो कि आपके पैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम ना हो, तो कितना परसेंट रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए? कोई बता सकता है कितना परसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए? 10 to 15, 15%, 10 to 12, 10 to 12, okay, 15 to 20, 20%, okay, 15 to 20, 18 to 20. ग्रेट। सो एक जो जवाब है सबसे बेस्ट कि मोर देन इन्फ्लेशन रेट। अगर आप कहीं भी कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से कम है, उससे अच्छा तो आप अपने बैंक में रखते, रिस्क नहीं रहता। ठीक है, तो हमेशा आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोरोना पेंडेमिक आया। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा कि आपके आसपास भी बहुत लोगों ने जॉब लूज करी होगी, शायद आप भी उनमें से एक होगी जिन्होंने जॉब लूज करी होगी अपनी, बिना मतलब कुछ भी नहीं, सब कुछ सही चल रहा था और ऐसे ही कोरोना आया और सबकी जॉब चली गई, आपकी लाइफ उथल पुथल हो गई। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है अगर ऐसा कुछ होता है। तो मान लेते हैं अगर आपके पास सिर्फ एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है और कुछ नहीं है, ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ जॉब एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो एक्चुअली लगता है कि ये रिस्की नहीं है। लेकिन अगर आप सोच के देखो कि एक कोविड अगर ये चीज कर सकता है, तो मान लिया कोई रिसेशन आ गया, कुछ और आ गया, एक चुटकी बजाते ही आपका जो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आप कहीं से भी पैसे जनरेट नहीं कर सकते हो। तो ये लगता है कि मतलब ठीक है मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी जॉब आ रही है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, बिल्कुल मैं सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सोच के देखो कि आपकी जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है वो किसी और के हाथ में है। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हो तो वो किसी और के हाथ में है, वो जब चाहे तब एक डोर घुमा के एक लेटर दे के आपको वो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आपकी खत्म कर सकता है। यू डोंट गिव अ डैम अबाउट यू। ठीक है, वो कुछ उसको कोई मतलब नहीं है आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। तो ये बहुत स्केरी थॉट है, लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि दिस इज मैं नहीं कहूंगा कि आपकी दिक्कत नहीं है, दिस इज बेसिकली आवर एजुकेशन सिस्टम, वो हमें ऐसा सिखाता है। इनिशियली आप देखो, कभी देखो, जब आप पढ़ते हो, जब आप जॉब करते हो, कभी भी कुछ भी करते हो, तो मेन एम आपका क्या होता है? पैसे कमाना। ठीक है, जॉब लेते हो या फिर आप कहीं पढ़ाई भी कर रहे हो, कोई डिग्री भी हासिल कर रहे हो, तो डिग्री के बाद मेन एम क्या होता है? नौकरी पाना। नौकरी पाने का मेन एम क्या होता है? पैसे कमाना। लेकिन स्कूल या फिर कॉलेजेस में हमें सिर्फ नौकरी पाना सिखाया जा रहा है, पैसे कमाना कोई नहीं सिखा रहा है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू गेट अ जॉब टू मेक मनी। कभी भी आप कहीं भी देख लो, अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास कुछ नॉलेज है, तो डिग्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट। डिग्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू मेक मनी कहीं से भी। सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं है, बहुत चीजें आज के जमाने में है, आपको डिग्री नहीं चाहिए उसके लिए। लेकिन इन स्कूल, इन कॉलेजेस हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आपके पास डिग्री रहेगी तभी नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तभी आप पैसे कमा सकते हो। और ये बहुत गलत थॉट है, हमें पैसे कमाना नहीं सिखाया जाता, हमें सिर्फ जॉब लेना सिखाया जा रहा है। ठीक है, दैट इज वाई ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है लोगों के दिमाग में कि जॉब इज वेरी सिक्योर। ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने भी कोविड में अपने जॉब्स लूज किए हैं या फिर पहले की भी जो रिसेशन था उनमें लूज किए अपने जॉब, उनसे जाके पूछो कि उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। ठीक है, एक जो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम था उनका, वो खत्म हो गया, उनके कुछ ईएमआई होंगी, उनके कुछ खर्चे होंगे, वो चला नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, और अगर हम स्टैट्स की बात करें, ठीक है, स्टैट्स की बात करें तो हर 10 साल में एक बार रिसेशन या फिर पेंडेमिक आता ही है। रिसेशन या फिर पेंडेमिक हर 10 साल में एक बार आता है। आप स्टैट्स उठा के देख लो, आपके सामने यहाँ पे डिटेल है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर 10 साल में एक बार रिसेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमेशा हर 10 साल में एक बार रिसेशन देखने को मिलता है। तो मान लेते हैं अगर आपका एक नॉर्मल लाइफ साइकिल की बात करें, 60 साल तक इंसान नौकरी करता है, तो आप अपनी लाइफ में 4 से 5 बार तो रिसेशन देखोगे। अगर 4 से 5 बार रिसेशन देख रहे हो, प्राइवेट जॉब है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 4 से 5 बार आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, अगर आपके पास कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो। ना, अब
अब अगर हम बात करें आगे कि इन्फ्लेशन से समझ गए हम कि इन्फ्लेशन क्या करता है, आपके जो सेविंग्स हैं और फिक्स डिपॉजिट है उनको धीरे धीरे कम करता रहता है, इन्फ्लेशन का ये काम है। दूसरा, रिसेशन आपको एक शॉक देगा, ठीक है, अचानक से एक झटका देगा ताकि आप पूरी तरीके से हिल जाओगे और आपकी नौकरी चली जाएगी, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ये होगा। तो इनको कैसे अवॉइड करें, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट आपकी हेल्प कैसे कर सकता है टू अवॉइड रिसेशन या फिर टू बीट इन्फ्लेशन, कैसे आपकी हेल्प कर सकता है स्टॉक मार्केट, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। इसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे और सब सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो आप मार्केट में कर सकते हो। ब्रो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताएं। ब्रो दिस इज नॉट ऑप्शन ट्रेडिंग वेबिनार, ठीक है, पहले अपडेट किया था मैंने कि ये बिगिनर्स के लिए वेबिनार है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कुछ आइडिया नहीं कि कैसे काम करता है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शंस के लिए थोड़ी है। चलिए, अब अगर रिसेशन इतना ही बुरा है, ठीक है, अगर रिसेशन इतना ही बुरा है, इतना ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो क्यों वॉरेन बफेट जैसे लोग जो दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि ही वांट्स टू सी अ लॉट मोर रिसेशन, ठीक है। या तो वो बेवकूफ है या तो फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब यही हुआ। अगर उनके हिसाब से रिसेशन इतनी अच्छी चीज है और हमारे हिसाब से रिसेशन इज वेरी बैड, तो ऐसा क्यों, डिफरेंस क्यों हमारी थिंकिंग में, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा कि ये डिफरेंस क्यों है हमारी थिंकिंग में और ऐसा क्या सही वो कर रहे हैं कि उनको रिसेशन ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसका जवाब हम धीरे धीरे आगे समझेंगे इसी सेशन में क्या होता है ये। उसके पहले मैं आपको 3 पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो आपको दिमाग में बिठा लेना है कि ये आप कह लो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। पहला, द मार्केट इज इवेंचुअली गोना क्रैश। वो मार्केट जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो, कोई भी मार्केट है, इक्विटी हो गया, ऑप्शंस हो गया, अरे इक्विटी हो गया, गोल्ड हो गया, और आपका क्या बोलते हैं कमोडिटीज हो गया, बिटकॉइन हो गया, कोई भी मार्केट हो गया, वो इवेंचुअली क्रैश करेगा, ठीक है। आज नहीं तो कल वो इवेंचुअली क्रैश करेगा ही करेगा, ये फिक्स है, ठीक है। और ये भी फिक्स है कि मार्केट क्रैश करने के बाद डेफिनेटली बाउंस बैक करेगा, और जो बाउंस बैक करता है वो प्रीवियसली हाई से भी, प्रीवियस की हाई जो होता है उससे भी ऊपर निकल जाता है, वो और ज्यादा रिटर्न देता है। तो ये 2 पॉइंट जो है पहले कि मार्केट इज इवेंचुअली गोना क्रैश, वो हम मतलब क्लियर है कि क्रैश तो होना ही होना है, और मार्केट विल ऑलवेज बाउंस बैक, दिस इज सेकंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। मतलब कि जब लोग डर रहे हैं, ठीक है, जब लोगों के दिमाग में, जब लोगों के मन में डर बैठा हो तो आपको लालच करनी चाहिए, और जब लोग लालच कर रहे हो तो आपको डरना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है हम आगे धीरे समझेंगे, लेकिन ये 3 पॉइंट आप याद रखो। ये 3 पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो स्टॉक मार्केट में आप आराम से पैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, अब चलते हैं क्या होता है रिसेशन में, रिसेशन क्यों इतना अच्छा लगता है बड़े प्लेयर्स को, जो आपके वॉरेन बफेट जैसे हो गए लोग और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए रिसेशन क्यों अच्छा होता है। रिसेशन आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्टमेंट करने की। रिसेशन इज समथिंग लाइक कि अच्छी कंपनीज या फिर अच्छा प्रोडक्ट एट डिस्काउंट प्राइस मिल रहा हो आपको। अब अगर आपको अभी कोई आईफोन 12 प्रो मैक्स डिस्काउंट पे दे दे 50% 60% डिस्काउंट पे, तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो आईफोन 12 प्रो बाई करने की, आपको बाई करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्योंकि 50 to 60% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो सेम चीज रिसेशन में होती है स्टॉक्स के साथ, ठीक है, सेम चीज स्टॉक्स के साथ होती है जब रिसेशन आता है। तो रिसेशन में क्या होता है, जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो 40% 50% डाउन साइड पे चली जाती हैं, उनका स्टॉक का प्राइस 40 to 50% गिर जाता है। अगर किसी को याद हो या फिर आप लोग थोड़ा बहुत भी एक्टिव रहते हो मार्केट में, तो जब ये कोविड आया था और लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई थी तो रिलायंस, HDFC बैंक, रिलायंस, ये जो अच्छी अच्छी कंपनीज है, टॉप इंडिया की जो टॉप कंपनीज है, टॉप 10 कंपनीज है, वो अपने शेयर प्राइस से, एक्चुअल प्राइस से 50% नीचे आके गिर गए थे, 50% नीचे गिर गए थे, ठीक है। मतलब कि अगर रिलायंस का प्राइस लॉकडाउन के पहले आपका 1200 रुपए था तो रिलायंस आपका मान लिया कि 600 तक आ गया होगा। ये एग्जाम्पल है, ऐसा हुआ नहीं था,
900 के आसपास तक रिलायंस आया था। लेकिन अगर मान लेते हैं कि रिलायंस का प्राइस 1200 था तो ऑलमोस्ट 600 तक आ गया था, और किसी स्टॉक का प्राइस अगर 1500 था तो ऑलमोस्ट 1000 तक आ गया था, ऐसा हुआ था। अब देखिए, जैसा अभी हमने आईफोन की बात की कि अगर आईफोन 12 प्रो मैक्स आपको 50% डिस्काउंट पे अमेजन में मिल रहा है, मतलब कि क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, क्वालिटी इज बेस्ट, या फिर मान लिया एप्पल की वेबसाइट पे ही आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, मतलब कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बट प्राइस इज 50% लेस, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा ही होता है रिसेशन में कि कंपनी की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। रिलायंस रिलायंस ही है, उसका कोई बिजनेस बंद नहीं हुआ। एचडीएफसी बैंक वही है, उसका कोई बिजनेस बंद नहीं हुआ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आया फंडामेंटल्स में, लेकिन फिर भी उसका शेयर प्राइस 40-50% नीचे गिर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक अच्छी कंपनी आपको सस्ते रेट पे मिल रही है। तो अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, रिलायंस का शेयर बाई करोगे कि सेल करोगे, बताइए। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए, रिलायंस का शेयर बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, बताइए। देखिए क्या 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 हो सकता है आपके मन में, क्या आ रहा है। चलिए, ग्रेट। चलिए, सुन सुन के अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा लगा सुन के कि आप लोग सही जा रहे हो, बिल्कुल बाय करना चाहिए, डेफिनेटली बाय करना चाहिए आपको, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज आपको डिस्काउंट पे मिल रही है, वो 50% 40% डिस्काउंट पे, यू शुड गो फॉर बाइंग, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, इवन रिलायंस के शेयर जिन लोगों ने कोविड के पहले होल्ड कर रखे थे, उन लोगों ने कोविड में एग्जिट कर दिया, एंड आई एम नॉट श्योर क्यों किया। उनको लगा कि मान रिलायंस कभी ऊपर जाएगा ही नहीं, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो ये बात हमेशा याद रखो कि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो वो कंपनी बाउंस बैक करेगी करेगी आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे दो लोग हैं आपके सामने कि जिन एक पहला बंदा है जिसको कुछ नहीं पता मार्केट के बारे में, वो बिल्कुल ही बिगिनर है, उसको कुछ आइडिया नहीं है मार्केट के बारे में, और एक दूसरा बंदा है जिसको पता है कि मार्केट कैसे काम करता है। अब अगर आप एक बिगिनर हो और आपको दिख रहा है कि रिलायंस के शेयर का प्राइस 40% गिर गया, तो आप बाई करोगे कि सेल करोगे। जो भी बिगिनर होते हैं उन क्या करते हैं, वो फियर में, डर की वजह से सेल करके निकल जाते हैं, ठीक है, डर की वजह से सेल करके निकल जाते हैं आप। एंड ऑब्वियसली अगर स्टॉक का प्राइस इतना नीचे गिरा है तो लोगों ने सेल किया तभी तो गिरा है, बिना सेल किए थोड़ी गिरेगा। अगर स्टॉक का प्राइस नीचे गिरा है इसका मतलब कि लोगों ने सेल किया है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो कि मार्केट में इन्वेस्टेड है उन्होंने सेल किया है, तो रिलायंस का प्राइस गिरा है। एंड दैट इज वाई आपको नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको पता है कि रिलायंस का शेयर नीचे गिरा है तो क्या हुआ, इट विल बाउंस बैक, और आप उस टाइम पे सेल करने की बजाय बाई करोगे और अपना एवरेज प्राइस और नीचे लेके आओगे, ठीक है। दिस इज व्हाट अ गुड नॉलेज इज ऑल अबाउट। अगर आपको थोड़ी सी भी फाइनेंस की नॉलेज है तो आप ये करोगे इंस्टेड ऑफ सेलिंग योर स्टॉक, ठीक। ना, लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट जहां पे ट्रेडिंग आपकी हेल्प कर सकता है। ये तो होगा इन्वेस्टमेंट का, कि आप इन्वेस्टमेंट से एक रिसेशन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पा सकते हो, जो पैसे आपके पास पड़े हैं उनको ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल करने का मौका हो जाता है, मिल जाता है आपको, ठीक। तो अगर आपने मान लिया मार्च 2020 में इन्वेस्ट किया होता, तो मार्च 2020 में इन्वेस्ट किया पैसा आपका 2020 खत्म होते होते डबल हो गया था। जिन लोगों ने भी किया होगा उनको पता है। तो ये सब चीजें अगर आपके पास आपको पता है तो आप कर सकते हो। लेकिन अब ट्रेडिंग क्या कर सकता है आपकी, ट्रेडिंग किस चीज में हेल्प कर सकता है, ट्रेडिंग थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ट्रेडिंग एक और भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। लेट मी टेल यू अबाउट ट्रेडिंग थोड़ा सा। जैसे अभी हम स्टॉक्स की बात करें तो रिलायंस में अगर आपको पैसे अर्न करने हैं, मान लेते हैं अगर आपको रिलायंस का शेयर बाई करके या फिर रिलायंस के शेयर में पैसे अर्न करने हैं, तो आप क्या करोगे, कम पे बाई करोगे, ठीक है, और ज्यादा पे सेल कर दोगे, यही करोगे ना। अगर आपको रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करनी है और पैसे अर्न करने हैं तो आप क्या करोगे, यू विल बाई एट लो एंड सेल एट हाई, सिंपल सा एक नॉर्मल प्रोसेस है और कुछ नहीं है। बाई करेंगे यहाँ पे लो पे और सेल कर देंगे हाई पे, और ये जो मार्जिन होगा बीच का ये आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप कुछ कर सकते हो, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप कुछ कर सकते हो, ऑब्वियसली नॉट। अगर आपको बाई करना है, क्योंकि अगर आप इक्विटी में बात करो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करो
तो आप सिर्फ एक डायरेक्शन में पैसे अर्न कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आप सिर्फ एक डायरेक्शन में पैसे अर्न कर सकते हो, वो है मार्केट अगर अप साइड जा रहा है तो। डाउन साइड जाएगा तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में ये ऑप्शन नहीं है आपके पास, लेकिन ट्रेडिंग में ये ऑप्शन भी होता है आपके पास। ट्रेडिंग में यू कैन मेक मनी इवन इफ मार्केट इज गोइंग डाउन। कैसे होता है, अब देखो आप यहां पे आपने क्या किया कि बाई एट लो, ठीक है, बाई एट लो किया है। यहां पे क्या करेंगे आप, सेल एट हाई। ये दो चीजें हैं, बाई एट लो, सेल एट हाई, ये आपने किया था यहां पे। अब अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप, प्रोसेस तो यही वाला रहेगा, प्रोसेस यही वाला रहेगा। आप अभी भी लो पे बाई करोगे, ठीक है, और हाई पे सेल करोगे, ठीक है, अभी भी सेम चीज करोगे। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि आपने पहले यहां पे बाई किया था, ठीक, और बाद में यहां पे सेल किया था। लेकिन जब आप शॉर्ट सेल करते हो तो आप पहले सेल करते हो और फिर बाई करते हो। बस ये प्रोसेस उल्टा हो गया, चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट की बात करें, उसमें आप बाई लो पे करोगे, सेल हाई पे करोगे, सिंपल। लेकिन अगर आप शॉर्ट सेलिंग की बात करें तो आप पहले सेल कर देते हो हाई पे और बाद में बाई कर लेते हो लो पे, और ये जो बीच का मार्जिन होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी आप पैसे अर्न कर सकते हो, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तब भी आप पैसे अर्न कर सकते हो। इन बोथ केसेस यू आर मेकिंग मनी। समझ में आ रही बात? दोनों केसेस में आप पैसे यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग होती कैसे है, क्या होता है शॉर्ट सेलिंग में? बेसिकली अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाएं तो इसमें कुछ ऐसा नहीं होता। जो ब्रोकर के पास जो शेयर पड़े होते हैं पहले से, आप ब्रोकर से कहते हो कि मेरे लिए वो शेयर सेल कर दो, बाद में बाई कर लूंगा। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो आपका लॉस होगा, नीचे जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। दिस इज शॉर्ट सेलिंग इन वेरी इजी फॉर्म, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं, अगर आपको पता है कि लॉकडाउन लगने पे मार्केट गिरेगा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो बताइए? अगर आपको पता है कि लॉकडाउन लगने वाला है या फिर लॉकडाउन लग रहा है, आज रात में न्यूज आई, तो कल आप पैसे अर्न करने के लिए क्या करोगे? बाई करोगे कि सेल करोगे? कल आप पैसे अर्न करने के लिए क्या करोगे? सेल कर देंगे, शॉर्ट सेल कर देंगे, ठीक है। आप सिंपली क्या करोगे? शॉर्ट सेल कर दोगे, ठीक है। तो हमने क्या कवर कर लिया कि मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी पैसे अर्न कर रहे हैं, मार्केट नीचे आ रहा है तब भी पैसे अर्न कर रहे हैं। और दोनों केसेस में हमारा इन्वेस्टमेंट कैसे हेल्प कर रहा है? इन्वेस्टमेंट इज हेल्पिंग अस टू अवॉइड इन्फ्लेशन, ठीक है, और साथ ही साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में हेल्प कर रहा है। जब मार्केट इज ऑन डाउन साइड या फिर मार्केट में कोई क्रैश है तो उस टाइम पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में हमारी हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप ट्रेडिंग की बात करो तो ट्रेडिंग इज गिविंग यू अ चांस कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो उस टाइम पे भी आप पैसे अर्न करो, उस टाइम पे भी आप पैसे अर्न करो। इस पे बहुत एक अच्छा मूवी है इसकी, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर किसी ने देखी हो तो ठीक है, द बिग शॉर्ट। अगर आपको पता करना है कि मार्केट डाउन होने पे कितने पैसे बन सकते हैं या फिर कैसे पैसे बनाए जाते हैं, आप ये मूवी जरूर देखना, द बिग शॉर्ट। ये 2008 के क्रैश पे बनी हुई है, जो आपका लेमन ब्रदर क्रैश हुआ था उस पे ये पिक्चर बनी हुई है। मैं नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो जिन लोगों को भी ये पता है ना कि शॉर्ट सेलिंग में कितनी पावर है, आप ये पिक्चर जरूर देखना। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी इन स्टॉक मार्केट, रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, ठीक है। इसमें बस सिंपल सा ये हुआ था कि किसी एक बंदा था जिन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि देयर इज सम लूप होल, और ये फिर क्या कह सकते हो कि देयर सम प्रॉब्लम इन करंट फाइनेंशियल सिस्टम, और उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो जल्दी आएगा, एंड ही शॉर्टेड मूवी द बिग शॉर्ट। शॉर्ट सेलिंग, अरे सॉरी, द बिग शॉर्ट, माय बैड, मेरे दिमाग में शॉर्ट सेलिंग चल रहा है, द बिग शॉर्ट, सॉरी, ठीक है। तो ये मूवी आप जरूर देखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू सेल विदाउट बाइंग व्हेन मार्केट इज क्रैशिंग, आई एम कंफ्यूज्ड। मैंने बताया तो उसमें देखिए शॉर्ट सेलिंग में बेसिकली होता है ना कि आपका जो ब्रोकर है, आपने कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक जब बाई करते हो तो आपका ब्रोकर आपके जो डीमैट अकाउंट में आता है वो
शेयर वो 2 दिन बाद आता है, ठीक है, डीमैट अकाउंट में शेयर 2 दिन बाद आता है, लेकिन 2 दिन तक वो आपके ब्रोकर के पास भी रहता है, या फिर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो शेयर भी ब्रोकर के पास रहता है। तो अगर आप अपने ब्रोकर से कहोगे, शॉर्ट सेलिंग इज समथिंग लाइक कि आप अपने ब्रोकर से कह रहे हो कि जो आपके पास शेयर पड़े हैं उनको सेल कर दो आप, ठीक है, मैं बाद में बाय कर लूंगा, ये चीज आप कह रहे हो, मेरे बिहाफ पे आपको सेल कर दो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये क्या होती है कि जब वो सेल करता है, ठीक है, तो हो सकता है कि अगले दिन जो उस शेयर का ओनर है वो कह दे कि मेरे को वापस चाहिए वो शेयर, ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए कोई शेयर है, आपको दिखता नहीं है कि आपके खाते में पड़ा हुआ है, तो अगले दिन आप ब्रोकर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो वो एक दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करने देता इसलिए। तो शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है बेसिकली कि आप एक दिन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते हो। अगर आपने कोई स्टॉक सेल किया है तो आपको उसी दिन इंट्राडे में ही एग्जिट करनी पड़ेगी पोजीशन, इंट्राडे में आपको बाई करना पड़ेगा। अगर आप बाई नहीं करते हो तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपका जो क्या बोलते हैं ट्रेड होगा उसको स्क्वायर ऑफ करके खत्म कर देगा, लेकिन विद इन अ डे आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। दिस इज व्हाट शॉर्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो सिंपल की बात है कि आप काफी पैसे बना सकते हो इवन इफ मार्केट इज गोइंग डाउन। तो लोगों को जो नॉर्मल एक थिंकिंग है कि मार्केट विल गो अप, मार्केट विल गो अप तब मैं पैसे बनाऊंगा, या फिर मार्केट नीचे मिलेगा बाई करने के लिए तब मैं पैसे बनाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में आप मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी पैसे बनाओगे, नीचे जा रहा है तब भी पैसे बनाओगे। इट्स जस्ट अबाउट नॉलेज, ठीक है। तो हियर फ्यू मेंबर्स जो हमारे यूपेट में है वो मतलब ऐसे तो आपको कई स्क्रीनशॉट हमारे उस पर देखने को मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे, मैं भी आपको इंस्टाग्राम भी शो करूंगा अपना, तो वहां पे आपको कई चीजें देखने को मिलेंगी, कितने लोग पैसे अर्न कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करके, बाकी अदर चीजें करके। तो ऐसे लोग यहाँ पे पैसे अर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। अब कई चीजें हम आगे बात करेंगे उसकी भी कि कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। अगर किसी को पता हो कि इंट्राडे या फिर ये सब चीजें कितने की होती हैं, इंट्राडे कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, कौन कौन है जिसको पता है कि इंट्राडे इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग में अंतर क्या होता है? कोई है यहाँ पे ऐसा जिसको पता है कि इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट तीनों में क्या अंतर है? थोड़ा थोड़ा पता है, ये साइन है, ओके, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जिनको पता है। चलिए अब ट्रेडिंग की थोड़ी सी और बात करते हैं, ट्रेडिंग की थोड़ी सी और बात करते हैं। तो आज की डेट में आई थिंक बैंक इज गिविंग यू अराउंड 3 to 4% रिटर्न पर एनम, ठीक है। ट्रेडिंग क्या बोलते हैं, अगर हम बैंक की बात करें तो ये वाला रिटर्न है बैंक जो देता है आपको 3 to 4% पर एनम आपको रिटर्न मिलता है अगर आपके खाते में पैसे पड़े हुए हैं तो, ठीक है। एफडी गिव्स यू अराउंड 7% रिटर्न, 7% के आसपास रिटर्न मिलता है आपको एफडी में। और आज की डेट में शायद इन्फ्लेशन और भी बढ़ गया है, 7% के आसपास इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन इज एट 7%। एफडी गिव्स यू 7% रिटर्न, बैंक गिव्स यू 3 to 4% रिटर्न। मतलब अगर आप एफडी में रखते हो और इन्फ्लेशन 7% है, ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पे देते हैं इन्फ्लेशन अगर 7% है और अगर आप एफडी में रखते हो मतलब कि आपके पैसे ना बढ़ रहे हैं ना ही कम हो रहे हैं, बराबर है, ठीक है। बैंक में रखते हो मतलब कि आपके पैसे कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ध्यान दो इस पे क्या रिटर्न मिल रहा है आपको। बैंक में 3 से 4% पर एनम मिलता है रिटर्न, पर एनम मतलब एक साल में, ध्यान से सुनना इस बात को। एफडी में आपको 7% रिटर्न मिलता है पर एनम एक साल में, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है उससे क्या रिटर्न मिलता है। अगर हम बात करें कि इंट्राडे में या फिर आप जो ट्रेडिंग करके 2 से 4% रिटर्न आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे डेली जनरेट कर सकते हो, तो कैसा लग रहा है ये सुन के? अगर मैं कहूं कि आप डेली 2 से 4% रिटर्न अपने कैपिटल पे जनरेट कर सकते हो डेली, प्लीज अंडरस्टैंड कि वो पर एनम था, पर एनम और ये डेली है, तो आपको सुन के कैसा लग रहा है? इज इट पॉसिबल 2 से 4% रिटर्न जनरेट करना ऑन योर इन्वेस्टमेंट? इज इट पॉसिबल? सुन के लग रहा है कि पॉसिबल है डेली बेसिस पे? पॉसिबल है ना? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, बहुत आसानी से पॉसिबल है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग में तो और भी आगे जाते हैं लोग। ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई 2% रिटर्न के लिए काम नहीं करता है।
ठीक है, तो इट इज पॉसिबल और हमारे पास बहुत से प्रूफ हैं कि आप आराम से 2 से 4% रिटर्न अपनी ट्रेडिंग करके जनरेट कर सकते हो, एंड दिस इज द लीस्ट यू कैन गेट। मतलब सबसे आसान तरीका, सबसे आसान रिटर्न जनरेट करना है 2 से 4% अपनी इनकम पे। मतलब अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि सब कुछ मिला जुला के, ठीक है, टोटल ट्रेडिंग डेज आपके 252 के आसपास होते हैं, ठीक है, और अगर हम रिटर्न की बात करें तो यू आर मेकिंग अराउंड 504% टू 1008% रिटर्न। और ये जो 2 से 4% है ना, हमने लॉसेस इंक्लूड करके लिया है कि सब कुछ आपका नॉर्मल लॉस प्रॉफिट होने के बाद ये 2 से 4% आपके पास आ रहा है। अब सोचो आप कि वहां पे आपको 7% रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे आपको 504 टू 1008% रिटर्न मिल रहा है, इसके बीच में कुछ लाई कर सकता है। और दिस इज जस्ट वेरी स्मॉल नंबर, मतलब ये इतना कंजर्वेटिव है कि 2 से 4% रिटर्न जनरेट करना अगर आप करना चाहो तो कभी भी कर सकते हो। बहुत आसान है 2 से 4% रिटर्न जनरेट करना। छोटा सा कोर्स करना रहेगा, छोटी छोटी चीजें सीखनी रहेंगी और आप आराम से कर सकते हो। बट प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है जब लोग 40 से 50% रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं एक दिन में। एफडी में वही लोग एफडी करते हैं तो वही लोग 7% रिटर्न में एक साल पे खुश रहते हैं, लेकिन वही इंसान, ठीक है, वही इंसान जब यहाँ पे आता है स्टॉक मार्केट में तो वो 40 टू 50% रिटर्न की उम्मीद ला के बैठता है, वो डेली बेसिस पे। और ये प्रॉब्लम है जो आपका सारा इन्वेस्टमेंट खा के बैठ जाती है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो बिगिनर के साथ होती है। क्योंकि आई डोंट नो, जब तक आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप इस बात पे खुश हो कि मेरी सैलरी एक साल में एक बार इंक्रीमेंट होगा, वो कोई 5-6% 10% का इंक्रीमेंट होगा, एंड दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू, ठीक है, बहुत अच्छा है। उस 10%, उस 5%, 10% रिटर्न के लिए आप पूरे साल मेहनत करते हो, पूरे साल अपने बॉस के गंदे जोक्स पे हंसते हो, पूरे साल अपने बॉस, जो भी बॉस आपका बॉस कहता है उस बात को सुनते हो, ठीक है, सिर्फ वो 5 से 10% इंक्रीमेंट के लिए। और हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 500-400% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसको, उस केस में आपको क्या करना है, गैम्बलिंग करना है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टॉक मार्केट में लोगों के एंट्री करते हैं। और अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अपनी ये ग्रीडीनेस जो अंदर से आपने निकाल दिया, डेफिनेटली आप आराम से पैसे अर्न कर सकते हो स्टॉक मार्केट से। इट्स नॉट दैट टफ, ठीक है, इंडिया में या फिर ट्रेडिंग करना या फिर इन्वेस्टमेंट करना इज नॉट दैट टफ इन स्टॉक मार्केट। तो आई होप आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे और मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ट्रेडिंग पैटर्न्स या फिर ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या होता है स्टॉक मार्केट में, कितने तरीके हैं पैसे अर्न करने के इन स्टॉक मार्केट, उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। पहला होता है इंट्राडे, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरा होता है आपका स्विंग ट्रेडिंग। तीसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये नॉर्मल 3 तरीके के फॉर्म है जिनमें आप पैसे अर्न कर सकते हो इन द स्टॉक मार्केट। पैसे होते बहुत तरीके के हैं, अगर आप एक ब्रॉडर लेवल पे देखोगे तो ये 3 तरीके हैं जिनसे आप पैसे अर्न कर सकते हो। तो इंट्राडे इज बेसिकली जब आप पोजीशन बनाते हो एक दिन की, ठीक है, जब आप पोजीशन बनाते हो एक दिन में ही आपने 1 डे पोजीशन, मतलब आपको विद इन अ डे एग्जिट करना होता है अपनी पोजीशन, ठीक है। मतलब अगर आपने आज बाय किया तो आपको आज ही सेल करना है, अगर आपने आज सेल किया तो आपको आज ही बाय करना है। टुडे एक ही दिन में आपको प्रॉफिट या लॉस अपना अर्न करके एग्जिट करना पड़ता है, ठीक है। दिस इज व्हाट इंट्राडे ट्रेडिंग इज। स्विंग ट्रेड में क्या होता है कि आप 2 दिन से, ठीक है, 2 दिन से लेकर आप जब 90 डेज तक कोई पोजीशन होल्ड करते हो, ठीक है, 2 दिन से लेकर 90 डेज तक कोई पोजीशन होल्ड करते हो तो वी कॉल इट एज अ स्विंग ट्रेडिंग। मतलब अगर आपने आज कोई शेयर बाय किया और उसको आप 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते के बाद अगर आप सेल करते हो, इवन अगर आप 2 महीने बाद भी सेल करते हो तो उसको स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है, ठीक। और लॉन्ग टर्म आता है जब आप 3 मंथ से ज्यादा और
फॉर एवर कह लो आप इसको, तो जब तक आप होल्ड कर सकते हो तब तक करो, ठीक है, जब तक आप होल्ड कर सकते हो तब तक करो। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये तीन मेन तरीके हैं जो स्टॉक मार्केट में आपको करने को मिलेंगे, या तो इंट्राडे आप कर लो, या तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर लो, या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किसमें थोड़ा बहुत मतलब अच्छा लग रहा है करने के लिए, क्योंकि देखिए इनके प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप इंट्राडे की बात करो तो इंट्राडे में डेफिनेटली रिटर्न रिटर्न इज हाई, ठीक है, बट साथ में रिस्क इज ऑल्सो हाई। ओके, रिटर्न हाई है, रिस्क भी हाई है। इंट्राडे अगर आप करोगे तो आपको काफी फटीग प्रोसेस है ये। क्यों? क्योंकि आपको दिन भर ट्रेडिंग सेटअप के सामने बैठ के ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, दिन भर ट्रेडिंग सेटअप के बाद सामने बैठ के ट्रेड करना पड़ेगा। इसमें रिटर्न इज लेस बट रिस्क इज ऑल्सो लेस, एज कंपेयर टू इंट्राडे। और इसका जो काम करने का तरीका है ये उतना फटीग नहीं होता, बिकॉज इसमें आपको डेली नहीं देखना होता, आप मंथली बेसिस पे या फिर हफ्ते हफ्ते अपने स्टॉक्स के एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म इज लीस्ट रिस्की एंड आपका जगह रिस्क कम है तो रिवॉर्ड भी थोड़ा कम ही होगा, ठीक है, रिवॉर्ड भी कम होगा। तो ये इनके प्रोज एंड कॉन्स हैं बेसिकली। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज समथिंग लाइक जिसको आपको डेली नहीं देखना होता, आप क्वार्टरली बेसिस पर अगर भी देखते हो ना तब भी चलेगा, कि अगर स्टॉक में कोई अनाउंसमेंट हुई क्वार्टरली बेसिस पे उसका रिजल्ट आ रहा है तो आप आराम से इसको क्वार्टरली बेसिस पे ट्रैक कर सकते हो, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन ये वाला जो चीज है, दिस टेक्स गुड टाइम, गट्स, इमोशनल बैलेंस और आपका रिस्क टॉलरेंस बहुत ज्यादा इसमें मैटर करता है। तो ये चीजें हैं। अब इंट्राडे में भी करने के कई तरीके हैं, ठीक है, इंट्राडे में भी कई तरीके हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे पहला होता है आप इक्विटी में कर सकते हो, ठीक है, आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो। दूसरा होता है आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। तीसरा होता है आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये सारे फॉर्म्स हैं ट्रेडिंग के अलग अलग, ओके। तो इक्विटी अलग होता है, ऑप्शंस अलग होता है, फ्यूचर्स अलग होता है। इक्विटी में रिटर्न कम होते हैं थोड़े, ऑप्शंस में रिटर्न इक्विटी से ज्यादा होता है, और फ्यूचर्स में रिटर्न ऑप्शंस से कम इक्विटी से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपके तरीके हो गए। स्विंग ट्रेड में भी आप ये तीनों कर सकते हो, ठीक है, स्विंग ट्रेड में भी आप ये तीनों कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में आप ये सब नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करना होता है, या फिर और भी कई हैं, जैसे मान लिया इक्विटी हो गया, ठीक है, आपने म्यूचुअल फंड्स में लगा दिए, ठीक है, पैसे म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, आपने ईटीएफ बाई कर लिया, आपने गोल्ड बाई कर लिया, ठीक है, आपने मान लिया बिटकॉइन में लगा दिए पैसे, फिर क्रिप्टो में पैसे लगा दिए। तो ये सब चीजें होती हैं जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में आती है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि क्या चल रहा है यहाँ पे। किसी को यहां तक कोई डाउट है, ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो? यहां तक किसी को कोई डाउट है जो ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो? आई एम अज्यूमिंग कि आप बिगिनर हो, तो मैं उसी लेवल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल जो एकदम छोटा छोटा पॉइंट है ना वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ओके। लोग तो कहते हैं सर सबसे ज्यादा पैसा लोग लॉन्ग टर्म में बनाते हैं। लोग ये थोड़ा परसेप्शन अलग अलग होता है ना। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पैसा कहाँ बनता है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बनता है, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बनता है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म आपका 20 साल 25 साल होता है। अगर आप ये देखोगे कि 20 साल 25 साल में आपने कितना रिटर्न जनरेट किया है, ठीक है, कितना रिटर्न जनरेट किया, और फिर आप उसको इंट्राडे से कंपेयर करोगे, तो ट्रस्ट मी इंट्राडे में ही ज्यादा फायदा होगा आपको। एक कह लो कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिखता है जब आप लॉन्ग टर्म में बात करते हो तो। लेकिन आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर इंट्राडे में निकालोगे ना 20 साल करने के बाद, तो ट्रस्ट मी इंट्राडे का प्रॉफिट लॉन्ग टर्म से ज्यादा निकल जाएगा।
द प्रॉब्लम हियर इज कि इंट्राडे उतना दिन तक कोई कंटिन्यू नहीं कर पाता है, सबके बस की बात नहीं है कि उतने दिन तक इंट्राडे कर पाए। स्टार्ट करेंगे, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, और फिर मार्केट से निकल के बैठ जाएंगे वो। तो इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता कि इंट्राडे में क्या चल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इंट्राडे इज मोर 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 पावरफुल देन लॉन्ग टर्म, अगर आप कंसिस्टेंटली कर पा रहे हो तो। ठीक है, चलिए अब हम एक नॉर्मल चीज की बात करते हैं, जो कैसे इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। ये तो अभी तक हमारा हो गया कि क्या क्या चीजें हो गई, कैसे कैसे आपको काम करना है, क्या क्या काम करने के तरीके हैं। अब मैं बताता हूं आपको कि इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो। चलिए, तो जस्ट मिनट। अब बताता हूं मैं इन्वेस्टमेंट आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के कई तरीके हैं। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के कई तरीके हैं। या तो आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर दो, या तो आप ईटीएफ से स्टार्ट कर दो, या फिर आप डेट फंड से स्टार्ट कर दो। तो मैं पहले ईटीएफ की बात करता हूँ। चलिए, पहले मैं ईटीएफ की बात करता हूँ, बिकॉज ईटीएफ इज फार बेटर देन म्यूचुअल फंड। ठीक है, दो चीजें होती हैं एक्चुअली म्यूचुअल फंड में। अगर हम बात करें तो दो तरीके के फंड होते हैं। ठीक है, आपका एक होता है एक्टिवली मैनेज फंड, दूसरा होता है पैसिवली मैनेज फंड। एक्टिवली मैनेज फंड में क्या होता है बेसिकली कि जो फंड है आपका वो रेगुलर बेसिस पर ट्रेड किया जाता है। ठीक है, फंड क्या होता है? फंड क्या होता है? जब आप हर जगह से, कई जगह से पैसे इकट्ठे करके आप एक जगह इन्वेस्ट करते हो तो उसको बोलते हैं फंड। मतलब अगर मार्केट में आप 10 लोगों से, 20 लोगों से, 25 लोगों से पैसे इकट्ठे करते हो और उन पैसों को एक जगह लगाते हो, तो कहा जाएगा कि आपने कहीं फंड इन्वेस्ट किया है। ठीक, उसमें फंड में म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि ये एक एक्टिवली मैनेज फंड है। इसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको रेगुलर बेसिस पे एक बंदा ट्रेड करता है। ठीक है, वहां पे कई 2 3 4 लोग रखे रहते हैं, मैनेजर रखे हुए होते हैं जो रेगुलरली ट्रेड करते हैं, ताकि रिटर्न जो आपको प्रॉमिस किया गया आपसे वो रिटर्न दे पाए। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिवली मैनेज फंड। एक होता है पैसिवली मैनेज फंड, जिसको बोलते हैं ईटीएफ, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं अगर हम निफ्टी के ईटीएफ की बात करते हैं। ठीक है, निफ्टी का ईटीएफ है ये, आपको निफ्टी भी दिख रहा है यहाँ पे, ये निफ्टी का ईटीएफ है। तो निफ्टी के ईटीएफ में क्या होगा कि निफ्टी 50 जो कंपनीज हैं, निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, 50 कंपनीज का अपना अलग अलग वेटेज है। ठीक है, अगर हम वेटेज की बात करें तो जस्ट मिनट में निफ्टी वेटेज दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे रिलायंस का वेटेज कितना है? 10%। मतलब कि निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज रिलायंस का है। उसके बाद आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, उसका इन्फोसिस हो गया, ये हो गया। तो जो ईटीएफ होते हैं ना, अगर ईटीएफ में 100 रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे तो 100 में से 10.01 इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, 9.59 इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, 8.60 इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, 6.55 में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मतलब सेम वेटेज में ईटीएफ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और वो एक बार इन्वेस्टमेंट हो गई, उनका जो रेशियो है वो चेंज नहीं किया जाता है। तो दिस इज व्हाट ईटीएफ इज। मतलब इसमें एक बार की मेहनत है, आपने एक बार ये रेशियो बनाया, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, बाकी हर महीने वो रिपीट करते जाते हैं, हर बार वो रिपीट करते जाते हैं। तो ये पैसिवली मैनेज फंड होती है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, इसीलिए इनके जो चार्जेस होते हैं एक्स्ट्रा वो भी कम होते हैं, और इनको आप अपने यही प्लेटफॉर्म से बाय कर सकते हो। निफ्टी भी एक ईटीएफ है जो निफ्टी की डायरेक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, ऐसे ही आपको बैंक भी देखने को मिलेगा। बैंक भी एक ईटीएफ है जो आपका बैंक निफ्टी की डायरेक्शन को फॉलो करता है। मतलब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो नीचे आएगा। अब सोचो, आप 170 रुपए से महीने की स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पैसे आपके पास, आप स्टूडेंट हो, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं आते हैं, इवन इन दैट केस ऑल्सो आप 170 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इतना आसान है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना। लोगों को लगता है लाखों करोड़ों रुपए चाहिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए, बट दैट्स नॉट ट्रू। पर मंथ 170 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, बस स्टार्ट करना चाहिए। आप यहाँ पर स्टार्ट करोगे, बाई करते रहोगे, बाई करते रहोगे। आज 170 लगा रहे हो, कल आप
एक के बजाय 5 क्वांटिटी बाय करोगे, उसके बाद एक के बजाय आप 10 क्वांटिटी बाय करोगे, उसके बाद जैसे जैसे आपके पास पैसे आते रहेंगे आप पैसे इंक्रीज करते रहोगे इन्वेस्टमेंट की। तो इवन इफ यू डोंट हैव मच मनी यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। तो जिन लोगों को भी नहीं पता है यहां से आप कर सकते हो ETF से। ओके, चलिए अब ये हो गया आपका बहुत छोटे तरीके से करना, बहुत छोटा पैसा लगाने के लिए बात कर रहे हैं हम। मान लेते हैं अगर आप थोड़ा पैसा इंक्रीज कर सकते हो, आप 10,000 15,000 20,000 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आप इंट्राडे में भी आ सकते हो। ठीक है, यू कैन मेक मनी इन इंट्राडे आल्सो। जस्ट लेट मी शो यू। ये मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है। ठीक है, जो भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, अगर आपने यहाँ पे ये वाला प्रॉफिट्स, मेंबर प्रॉफिट्स वाला अगर सेक्शन में देखा है तो लेट मी शो यू। ऐसे प्रॉफिट्स जो हमारे हमारे मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं। देयर आर मेनी पीपल जो पैसे अर्न कर रहे हैं, मेंबर्स हैं हमारे नहीं है डजंट मैटर, लेकिन जो मेंबर्स हैं हमारे उनका हमें पता है। तो दिस काइंड ऑफ मनी दे आर मेकिंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट इंट्राडे करके। ठीक है, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000। ठीक है, ऐसे पैसे वो अर्न कर रहे हैं। ओके, आप यहाँ देख सकते हो क्लियरली आपके सामने, ये हमारा ग्रुप है जिसमें हम डिस्कशन करते हैं और लोग प्रॉफिट अर्न करने के बाद उसमें शेयर करते हैं, कोई डाउट होता है उसमें शेयर करते हैं। तो इट इज कंप्लीटली पॉसिबल फॉर यू टू मेक मनी आउट ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंट्राडे आल्सो। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो ये पैसा निकाल के खर्च करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट को आपको अलग अलग रखना पड़ेगा। लेट मी टेल यू डिफरेंस बिटवीन इंट्राडे एंड इन्वेस्टमेंट। इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। जिन लोगों को पता है कि इंट्राडे कैसे होता है, अभी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं क्या डिफरेंस है। इंट्राडे इज बेसिकली फॉर रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, इंट्राडे इज फॉर रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इज फॉर वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, चलिए अब अगर हम आपका अगर रेगुलर मंथली कुछ खर्चा है, मान लेते हैं आपको मंथली बेसिस पे 10 से 15 20,000 रुपए चाहिए आपका जो नॉर्मल एक्सपेंस है वो निकालने के लिए, तो वो काम आप इन्वेस्टमेंट करके नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म की होती है। आप नहीं कर पाओगे इन्वेस्टमेंट करके। इन्वेस्टमेंट करके मंथली खर्चा आप नहीं निकाल सकते हो। ओके, लेकिन वो काम आपका इंट्राडे करेगा। इंट्राडे क्या करेगा, आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बनेगा और जो आपके मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर कर सकता है, बिकॉज इसका प्रॉफिट एक दिन में आ जाता है। आज आपने ट्रेड किया, प्रॉफिट किया, आज आप खाते में जाएगा। लेकिन अगर ये प्रॉफिट आपके पास आ गया है, तो अभी तक अगर आपको नहीं पता है कि फाइनेंस या फिर इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है, तो आप क्या करोगे? डेफिनेटली आप क्या करोगे, जो आपकी सैलरी होती है उसको खर्च कर दोगे, या फिर FD करा लोगे, या फिर सेविंग में रख दोगे। तो जिसको नहीं पता है फाइनेंस के बारे में, वो इंट्राडे से ट्रेडिंग करेगा, पैसे कमाएगा, या तो खर्च कर देगा या तो सेविंग बैंक में सेविंग अकाउंट में रखा रहेगा। वो एक गलत तरीका है। इंट्राडे से जो इनकम आती है उस इनकम को आपको इन्वेस्ट करना होता है टू कंपाउंड दैट इनकम। ठीक है, तो अगर आप इंट्राडे से महीने में 20,000 कमा रहे हो तो उसका 10,000 आप इन्वेस्टमेंट करो, ताकि लॉन्ग टर्म आपका एक वेल्थ क्रिएट होता रहे। तो इन दोनों को करना चाहिए। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मैं इंट्राडे करूं या फिर इन्वेस्टमेंट करूं, तो यार दोनों करो आप। ठीक है, दोनों ही करना चाहिए। एक करने से कोई फायदा नहीं होगा, फायदा तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा फायदा चाहिए तो दोनों करना पड़ेगा। आपको इंट्राडे भी करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। जो इंट्राडे से कमाओ उसका कुछ पोर्शन आप इन्वेस्टमेंट में लगा दो। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? कुछ नया सीखने को मिला आज? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? व्हाट यूपेट मींस? यूपेट मींस अल्टीमेट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग भाई, उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। लो अमाउंट इन्वेस्टमेंट बताया, तो अब इससे तो लोग क्या चाहिए भाई? ओके, ग्रेट ग्रेट, अच्छा, ओके ओके, समझ गया समझ गया।
गुड। हाँ समझ गया प्रशांत भाई, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने ये सीखा, लो अमाउंट इन्वेस्टमेंट सीखा। ठीक है, फंड वाला समझ नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन। कोई नहीं भाई, सूर्य भाई मैं अब ये रिकॉर्डिंग दे दूंगा आप लोग को, तो आप दोबारा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नाउ अगर अभी तक तो ये हमने बता दिया, ठीक है। अब अगर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो हमारा बूट कैंप शुरू होने वाला है उसके बारे में, जिन लोगों को भी इंट्राडे सीखना है, ठीक है, इन लोगों को भी इंट्राडे सीखना है। हम्म। तो प्राइस एक्शन और ऑप्शंस के ऊपर हम बूट कैंप ला रहे हैं, ठीक है। कितने दिन का होगा? आपका 6 दिन का बूट कैंप होगा। उसमें हम प्राइस एक्शन कंप्लीट करेंगे आपका, और ऑप्शन ट्रेडिंग कंप्लीट करेंगे। ये आपका कोर्स का डिटेल है, ठीक है। ये डिटेल मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो कि क्या क्या डिटेल्स हैं। इसका प्राइस अभी तो हमने 299 रखा है, 2999 रखा हुआ है, लेकिन देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। अभी इस कभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा ग्रुप में। लेकिन ये चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, इसमें आपको स्टार्टिंग से बताएंगे कि बेसिक्स क्या होता है स्टॉक मार्केट का, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, मार्जिन लेवरेज सब कुछ बताया जाएगा। देन विल टॉक अबाउट प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन को हम इन डेप्थ समझाएंगे आपको, ठीक है। और इवन स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं वो भी बताएंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉट करते हैं, बाकी अलग अलग तरीके के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे हम इसमें, ठीक। ऑप्शंस के बारे में बताएंगे कि ऑप्शंस क्या होता है, कैसे होता है ऑप्शंस, और प्राइस एक्शन को इस्तेमाल करके स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है वो बताएंगे हम। एंड देन लास्ट डे में भी वही होगा, ठीक। उसके साथ आपको बोनसेस दिए जाएंगे। आपको जो हमारी ट्रेडर कम्युनिटी है, जहाँ पे आप बातचीत कर सकते हो लोगों से, अपने ऐसे ट्रेडर से बात कर सकते हो, वो उसका फ्री एक्सेस मिलेगा लाइफ टाइम। 2 ई बुक मिलेंगी आपको लर्निंग के लिए, ठीक है। स्पेशल फिबोनाची टूल की स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, जिनको स्ट्रैटेजी चाहिए फिबोनाची की वो बताई जाएगी, और ऑप्शन चेन एनालिसिस समझाया जाएगा, ठीक है। टाइमिंग अभी डिसाइडेड नहीं है, टाइमिंग वगैरह सब कुछ अपडेट कर देंगे हम। तो आप इस पेज पे आ सकते हो, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, तो जो हमारे रिव्यूज हैं आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे आके आप देखना रिव्यूज। जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, उनके रिव्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे आप वाओ ट्रेडर्स क्लब सर्च करोगे, आपको ये रिव्यूज देखने को मिलेंगे यहाँ पे, यू कैन चेक देम आउट। समझ सकते हो कि हमने क्या बताया था अभी तक। तो पिछला जो बूट कैंप था हमारा सिर्फ ऑप्शन से रिलेटेड था, ये बूट कैंप में हम प्राइस एक्शन भी बताएंगे और ऑप्शंस भी बताएंगे, ठीक है। अब आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में। सॉरी। Sir, as a beginner, please suggest what should I do? I'm working from paycheck to paycheck. I want to support my family. Financially, should get into buying of Nifty 50 and so on. Karan, please आप बूट कैंप का पार्ट बनिए, यू विल लर्न अ लॉट। सर मिनिमम इक्विटी फॉर इंट्राडे, मिनिमम इक्विटी फॉर इंट्राडे मैं समझ नहीं पाया। इंद्रजीत, वी विल टॉक अबाउट दिस इन बूट कैंप। इंट्राडे में ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना है, वो भी बूट कैंप में मिल जाएगा भाई आपको। मिनिमम कैपिटल फॉर इंट्राडे, यू कैन स्टार्ट इंट्राडे फ्रॉम 1000 रुपीज ऑल्सो, ठीक है। 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम जो होता है, अगर वो वीक डेज में होगा तो रात में 8:30 से 10:30 के बीच में होता है, और अगर वो वीकेंड पे होगा तो दोपहर में होता है, ठीक है। ये होता है ट्रेनिंग ट्रेनिंग का टाइम। इन्वेस्टमेंट आप एंजल ब्रोकिंग से शुरू कर सकते हो, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप वहां से शेयर लिंक ओपन कर सकते हो ग्रुप। बिगिनर्स भी कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, स्टिल यू कैन ज्वाइन दिस बूट कैंप।
फीस अभी तो मतलब 3000 रुपीज है, लेकिन देखते हैं क्या होता है उस टाइम तक। फिलहाल अभी जो होगा डिसाइडेड वो 3000 रुपीज है। डेट वगैरह सब मैं डिसाइड करके आपको ग्रुप में ही दे दूंगा डिटेल, ठीक है। लैपटॉप की जरूरत नहीं है, आप फोन पे भी अटेंड कर सकते हो सेशन, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बिल्कुल प्राइस सेक्शन सिखाएंगे, प्राइस सेक्शन का ही बूट कैंप है भाई। ओके, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, और अच्छा लगा आप यहाँ पे आए। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग विथ यू गाइस वेरी सून, अगर आपको रिकॉर्डिंग देंगे तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में विथ समथिंग एल्स।